ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। ये कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर प्रिया जी ने लिख भेजी है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। ये किस्सा आज से तकरीबन 8 साल पहले का है। प्रिया आज बहुत खुश थी। समीर, प्रिया का हस्बैंड, उसका ट्रांसफ़र हाल ही में लखनऊ से हल्द्वानी में HCFC बैंक में हुआ था। 4 साल से संयुक्त परिवार में रहने के बाद ऐसे शहर में रहना प्रिया के लिए कोई जन्नत से कम बात नहीं थी। समीर और प्रिया के साथ इनका देवर अमित भी था। अमित तो समीर में राम और लक्ष्मण जैसा प्यार था। जहां समीर जाए तो अमित भला कैसे रुक सकता था। अमित ने भी अपनी कंपनी में हल्द्वानी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाल दी और सीनियर से अच्छे रिलेशनशिप और काम में अच्छे परफॉर्मेंस के चलते अमित का ट्रांसफ़र हल्द्वानी कर दिया गया। समीर की ज्वाइनिंग सिर्फ 4 दिनों के बाद थी और लखनऊ से हल्द्वानी शिफ्ट करना, वो भी परिवार के साथ, कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ ज़रूरी सामान को पैक करा। समीर ने सामान एक लोडर में लोड करवा दिया और प्रिया को बाकी सामान वहीं हल्द्वानी से खरीदने की बात कही। जॉइनिंग डेट से ठीक 2 दिन पहले हल्द्वानी पहुंचे समीर, प्रिया और अमित का अभी तक ये नहीं फाइनल हुआ था कि कौन से एरिया में उनको घर रेंट पे लेना है। तो जब तक वो नया घर नहीं ढूंढ लेते, समीर ने उसके ऑफिस के पास ही एक होटल में रुकने का फैसला लिया। पहले दिन तो सफ़र की थकान उतारने में चला गया। प्रिया इतनी थकान होने के बावजूद हल्द्वानी की खूबसूरत वादियों में आके बेहद खुश थी। दूसरे दिन समीर अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करने बैंक चला गया तो वहीं प्रिया अपनी 2 साल की बेटी और देवर अमित के साथ नए घर की तलाश में निकल गई। कुछ प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट करने के बाद प्रिया ने कई सारे घर और अपार्टमेंट देखे, लेकिन उसको कोई घर पसंद नहीं आया। सारे दिन के बाद प्रिया अपनी बेटी और देवर के साथ प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में मायूस बैठी थी। प्रॉपर्टी डीलर भी मान बैठा था कि सारा दिन उसकी मेहनत और टाइम बर्बाद हुआ और कमाई 1 रुपये की भी नहीं हुई। उल्टा अपनी जेब से ही उसने कई बार प्रिया और अमित को चाय भी पिलाई। अचानक प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन बजा और जब उसने फ़ोन रखा तो उसके चेहरे पे एक सुकून और किसी युद्ध को जीत लेने जैसी मुस्कुराहट थी। उसने प्रिया को बोला, भाभी जी, एक घर की डिटेल्स अभी आई हैं जो आपको पसंद भी आएंगी और आपके बजट में भी बैठेंगी। मैं कहता हूं कि एक बार आप घर देख लें तो उसके लिए बिना आप रह नहीं पाएंगी। प्रिया प्रॉपर्टी डीलर की ये बात सुन के खुश हो गई। बिना कोई सवाल किए प्रिया अमित और प्रॉपर्टी डीलर के साथ निकल गई। कुछ 15 मिनट बाद सब हल्द्वानी के बाहरी इलाके में बस एक पुरानी सोसाइटी के बाहर खड़े थे। वहाँ 4 बड़े और पुराने ज़माने की शैली में बने बंगले थे और उनके सामने छोटे छोटे 10-12 घर। कहने को ये सोसाइटी थी, लेकिन किसी ज़माने में ये बंगले वहाँ के रईस ज़मींदारों का रिहायशी इलाका हुआ करता था। अंधेरा घिरने को आया था और प्रॉपर्टी डीलर अशोक भाई ने अपनी कार उन 4 बंगलों में से आखिरी बंगले के आगे रोक दी और कहा, ये लीजिए प्रिया जी, आ गए आपके बंगले पर। प्रिया ने जैसे ही कार से बाहर उतर बंगले को बाहर से देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बंगला कम एक हवेली थी और सारी सोसाइटी कुमाऊं की पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इतना प्यारा माहौल और इतना बड़ा बंगला देख के प्रिया मंत्र मुग्ध हो गई थी। कुछ 5 मिनट बाद अशोक जी के पास एक लड़का आया। शायद वो भी कोई प्रॉपर्टी डीलर ही होगा जो अपने साथ उस बंगले की चाबियां लेके आया था। अशोक ने बंगले की चाबियां अपने हाथों में लेते हुए प्रिया से बोला, तो प्रिया जी, अपने नए घर को देखने के लिए रेडी हैं? प्रिया ने जवाब दिया, हाँ अशोक जी, मैं तो रेडी हूँ, आप जल्दी से घर को दिखाइए। ये सुन अशोक ने पहले बंगले का मेन गेट खोला और प्रिया अमित के साथ गार्डन एरिया से होते हुए मेन एंट्रेंस पे पहुंचा।
इतना बड़ा गार्डन एरिया, कार पार्किंग और आसपास के खुशनुमा माहौल देख के प्रिया पहले ही अपनी गृहस्थी वहां बसाने का सपने देखने लगी थी। अशोक ने जैसे ही चाबी मेन एंट्रेंस के डोर के लॉक में लगाई तो उसी के ऊपर जल रहा एक बल्ब चलने और बुझने लगा। अशोक तुरंत बोला, अरे ये बंगला काफ़ी टाइम से खाली पड़ा है, तो शायद बल्ब फ्यूज़ होने वाला है। ये कहते हुए अशोक ने बंगले का दरवाज़ा खोल दिया। बंगले के अंदर कदम रखते ही प्रिया को अजीब सा कुछ महसूस हुआ और उसकी गोद में सो रही उसकी 2 साल की बेटी आद्या जोर जोर से रोने लगी। प्रिया अपनी बेटी को चुप कराते हुए पुचकारने लगी। ये देख अमित बोला, लाओ भाभी, आद्या को मुझे दे दो, इतनी देर से सो रही थी, शायद भूखी होगी। लाइए, मैं कार में इसको ले जाकर इसको बॉटल से दूध पिला देता हूँ और तब तक आप घर को देख लो। प्रिया आद्या को अमित को देते हुए बोली, हाँ भैया, शायद भूखी है ये, आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आई। अमित को कार में वेट करते करते कुछ 20 मिनट हो गए, लेकिन ना तो प्रिया बंगले से बाहर आई और ना ही अशोक। अमित ने प्रिया को अपने मोबाइल से कॉल लगाया तो प्रिया का नंबर नॉट रीचेबल जा रहा था। अमित आद्या को अपनी गोदी में उठा सीधा बंगले के अंदर जाने लगा और तभी उसको बंगले के अंदर से आते अशोक और प्रिया दिखे। जैसे ही प्रिया अमित के पास पहुंची, अमित ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, क्या भाभी, आपने कितनी देर लगा दी? तो प्रिया ने कहा, क्या हुआ भैया, मैं तो आद्या रो रही थी तो सिर्फ 3 मिनट में ही आ गई हूं। 3 मिनट? भाभी, आप पूरे 20 मिनट के बाद आई हैं। अमित ने थोड़ा तल्खी से प्रिया को जवाब दिया, नहीं भैया, हमको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट लगे होंगे। प्रिया अशोक की तरफ देखते हुए बोली, हाँ अमित भाई, हम तो बंगले की ऊपरी मंजिल तक नहीं गए, भाभी बिटिया को लेके इतना परेशान थी। खैर, ये सब बात छोड़िए। अशोक प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, आपको ये बंगला पसंद आया कि नहीं? अरे जरूर पसंद आया होगा, इतना बड़ा बंगला, वो भी आपके बजट का आधा। ना पसंद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बजट का आधा मतलब? प्रिया थोड़ी कंफ्यूज होते हुए अशोक से बोली, बजट का आधा मतलब भाभी जी, आपका बजट है 25,000 रुपया और ये बंगले का रेंट है सिर्फ 15,000 रुपया, तो हुआ ना बजट का आधा। प्रिया खुशी से लगभग उछलते हुए बोली, सच अशोक जी, 15,000 रुपए? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? भाभी, रोजी पे खड़ा हूं, झूठ बोलूंगा तो भूखा ही मर जाऊंगा। तब तो मेरी तरफ से डन है अशोक भैया, बताइए क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है? प्रिया खुश होते हुए बोली। अशोक खुश होते हुए कहता है, भाभी, भैया को कॉल करके ऑफिस ही बुला लीजिए और बाकी की फॉर्मेलिटीज वहीं पूरी कर लेंगे। मुबारक हो आपका नया घर। प्रिया ने समीर को कॉल किया। हेलो समीर, सुनिए, हमको अपने सपनों का घर मिल गया। इतना बड़ा खूबसूरत घर है कि पूछिए नहीं, और तो और हमारे बजट का आधा है। हाँ, आधा सिर्फ 15,000 रेंट है। मैं आपको प्रॉपर्टी डीलर का एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आप जल्दी से उनके ऑफिस पहुँच जाइए, हम कल ही शिफ्ट होंगे इस बंगले में। ये कह के प्रिया ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और समीर को अशोक के ऑफिस का एड्रेस मैसेज करने लगी। कुछ 20 मिनट बाद सब अशोक के ऑफिस पहुंच गए। समीर उनसे पहले ही ऑफिस के नीचे खड़ा सबका वेट कर रहा था। प्रिया कार से उतरते हुए समीर के पास जाते हुए खुशी से चहकती हुई बोली, समीर आप आ गए? समीर, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमको अपने सपनों का घर मिल गया। हाँ हाँ प्रिया, मिल गया हमारे सपनों का घर, लेकिन थोड़ा अपनी खुशी को संभालो, मुझे बात करने दो प्रॉपर्टी डीलर से। समीर प्रिया को शांत करते हुए बोला। थोड़ी देर बाद सब अशोक भाई के सामने उनके ऑफिस में बैठे थे। समीर ने बोला, तो अशोक भाई, ये बंगला कहाँ बताया आपने? समीर भाई, आपके ऑफिस से कुछ 20 मिनट की दूरी पे सूफी भगवानपुर पड़ता है, वहाँ है ये सोसाइटी। काफ़ी पुरानी सोसाइटी है ये, एक ज़माने में हल्द्वानी के ज़मींदारों का रिहायशी इलाका हुआ करता था ये। अशोक ने समीर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अच्छा, लेकिन इतना बड़ा बंगला और इतना सस्ता, ये बात मुझे समझ नहीं आई। समीर ने कुछ सोचते हुए बोला, अरे समीर भाई, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हो। दरअसल ये और इसके बगल वाला बंगला, इनके मालिक इंडिया से बाहर सेटल्ड हैं, उनका इंडिया आना होता है नहीं है,
पैसे की कमी उनके पास है नहीं, लेकिन खाली बंगला खड़े खड़े बेकार ही हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने इन बंगलों को रेंट पे देने की सोची है, वो भी इतना सस्ता। उनकी मेन डिमांड सिर्फ बंगलों की रखरखाव की है, और आप जैसे शालीन लोग इसमें रहेंगे ना तो बंगले की शोभा और भी बढ़ जाएगी। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा ना सोचिए समीर भाई, ले लीजिए। मैं होता तो इसका रेंट कम से कम 30 से 40 हजार रुपये लेता। समीर ने एक बार अमित को देखा और फिर प्रिया को। कुछ देर सोचने के बाद समीर ने वो बंगला रेंट पे लेने की हामी भर दी। प्रिया तो खुशी के मारे उछल पड़ी। रात भर उसको इतने बड़े और शानदार बंगले में रहने की उत्सुकता ने सोने नहीं दिया। दूसरी सुबह करीब 10 बजे ही प्रिया अमित के साथ लखनऊ से लाए हुए सामान के साथ अपने नए सपनों के घर पहुंच गई। समीर होटल से ही अपने ऑफिस चला गया था। घर का मेन दरवाज़ा खोलते हुए वहां लगा बल्ब फिर से बंद होने लगा, जैसे एक दिन पहले अशोक के साथ यहाँ पे आने पे हुआ था। और साथ ही इस बार प्रिया को अजीब सी गंध आई। प्रिया ने सोचा कि इतने टाइम से घर बंद पड़ा है तो शायद कोई चूहा मर गया होगा। वो बंगला नहीं, एक विशाल सा महल ही था। ऊंची ऊंची छत और बड़े बड़े कमरे। अमित ने कुछ लेबर की मदद से सामान बंगले के अंदर रखवाना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ पूजा पाठ करने वाली प्रिया ने झाड़ू उठाई और सबसे पहले मंदिर के स्थान की सफाई करने लगी, ताकि वो इस बंगले को एक घर बना सके। सारा दिन बंगले की सफाई और सामान को सेट करने में निकल गया, लेकिन प्रिया को ऐसा लग रहा था कि कोई उसको देख रहा है। शाम होते होते समीर भी घर आ गया और अपने साथ वो सबके लिए खाना भी पैक करा लाया। आज समीर और प्रिया की इस घर में पहली रात थी। उनका बेडरूम बंगले के पहले माले में था। अमित आज अपने किसी पुराने दोस्त के घर पर रुका था। दिन भर की थकान की वजह से समीर और प्रिया जल्दी सो गए। रात तकरीबन 2 बजे प्रिया की नींद एक आवाज़ से टूटी। प्रिया ने आँख खोली और अपने बगल में समीर को चैन की नींद में सोते हुए देखा। समीर को ऐसे सोते देख प्रिया मुस्कुरा दी, और फिर उसने अपनी बेटी आद्या को देखा तो वो भी सो रही थी। जो ही प्रिया वापस सोने को हुई तो उसको पायल की आवाज़ आई। एक बार तो प्रिया ने उस आवाज़ को अपना भ्रम समझ के अनदेखा किया, और वापस सोने के लिए जो ही उसने अपनी आंखें बंद की, वैसे ही प्रिया को किसी के पैरों के कदमों के साथ पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। कदमों की आवाज़ और पायल की छन छन से प्रिया चौंक गई। उसने ध्यान से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की तो कभी आवाज़ ऊपर के फ्लोर से आती, कमरे के बाहर के कॉरिडोर से आती, तो कभी रूम की खिड़की के बाहर से। प्रिया धीरे से उठी और कमरे के दरवाजे से बाहर झांक के देखने लगी कि वहाँ कोई है तो नहीं। जैसे ही प्रिया ने कॉरिडोर में झांका तो तभी पायल की आवाज़ एक बार फिर से कमरे के ऊपर से आई। प्रिया तुरंत कमरे के अंदर गई और उस छत को गौर से देखने लगी, और फिर से पायल की आवाज़ कमरे की खिड़की से आई। प्रिया तुरंत कमरे की खिड़की पर जाके बाहर नीचे की तरफ देखने लगी कि तभी उसको किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। प्रिया की चीख निकल गई और उसके शरीर का आधा हिस्सा खिड़की के बाहर झूल गया। किसी ने प्रिया को पीछे से अंदर खींचा और प्रिया आंखें बंद करके रोते हुए बोलने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। प्रिया, ये मैं हूं, समीर। क्या हो गया है तुमको? समीर प्रिया को संभालते हुए बोला। प्रिया ने आंखें खोल के जैसे ही समीर को देखा तो वो उसके सीने से लिपट गई और फूट फूट के रोने लगी। समीर, यहाँ कोई है यहाँ पे समीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर ने प्रिया को बेड पे बैठाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, तुम शांत हो जाओ। बेड की साइड टेबल से पानी का ग्लास प्रिया को देते हुए समीर ने आगे बोला, ये पानी पी लो, तुम इतने दिनों से घर ढूंढने और शिफ्ट करने की वजह से बहुत थक गई हो, तुमको आराम की ज़रूरत है। नहीं समीर, मेरी बात मानिए, मैंने किसी के चलने और पायल की आवाज़ सुनी थी, प्रिया समीर से बोली। ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, समीर अपनी जगह से उठते हुए बोला। देखो आद्या कितने आराम से सो रही है, अगर कुछ होता तो वो भी उठ जाती ना। तुम तो जानती हो कि आद्या ज़रा सी आवाज़ से उठ जाती है। चलो अब इतना ना सोचो और सो जाओ। समीर ने प्रिया को बेड पे लिटा
उसके ऊपर कंबल उड़ाते हुए बोला। सुबह जब प्रिया की आंख आद्या के रोने से खुली, अरे आद्या उठ गई, शायद भूखी होगी, प्रिया ये कहते हुए बेड से उतरी और जब अपने बगल में समीर को देखा तो वो वहां पे नहीं था। प्रिया अपने बालों को ठीक करते हुए नीचे किचन की तरफ आई तो समीर किचन में कॉफ़ी बना रहा था। प्रिया की तरफ मुस्कुराते हुए समीर ने कॉफ़ी का मग देते हुए कहा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी प्रिया? अब अच्छा लग रहा है, कॉफ़ी के लिए थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं आद्या के लिए दूध की बोतल बना दूं और फिर आपके लिए ब्रेकफास्ट। ये कहते हुए प्रिया गैस बर्नर के ऊपर दूध का बर्तन रख फ्रिज से ब्रेड और आलू निकालने लगी। कुछ ही देर में समीर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गया। इधर प्रिया घर की सफाई करने में लग गई। दोपहर के 12 बज रहे होंगे जब प्रिया को आद्या के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया अपने आप से बात करते हुए बोली, अरे ये किस चीज़ को देख के आद्या इतना खिलखिला रही है? प्रिया को सोचते हुए बाहर ड्राइंग रूम की तरफ गई तो देखा सब जगह खिलौने फैले हुए हैं और आद्या दीवार की तरफ देखकर खिलखिला के हंस रही है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से तालियां बजा रही है। जैसे ही प्रिया रूम के अंदर गई तो एकाएक आद्या ने ताली बजाना बंद कर दिया। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? अकेले खेल रही है? देखो पूरे रूम में तुमने खिलौने फैला दिए हैं। प्रिया आद्या को पुचकारते हुए बोली। आद्या ने प्रिया की बात सुन दीवार की तरफ इशारा करने लगी। प्रिया इस बात को इग्नोर करते हुए रूम से खिलौने समेटने लगी। एकदम से प्रिया की पीठ पे एक बॉल आके लगी, वो भी बहुत तेज। प्रिया के मुंह से चीख निकल गई और जब वो पीछे पलटी तो वहां कोई नहीं था, लेकिन रूम के दूसरी तरफ सोफे पर बैठी आद्या ताली बजाते हुए हंस रही थी। प्रिया ने सोचा कि बॉल आद्या ने मारी है, लेकिन इतनी जोर से। थोड़ी देर बाद प्रिया आद्या को टीवी के सामने बैठा के उसके खाने के लिए दलिया और कुछ फ्रूट्स ले आई। आद्या को प्यार से खाना खिलाते हुए प्रिया बोली, आद्या बेटा ये लो खाना खा लो, और मम्मा बस अभी किचन से पानी लेके आई। ये कहते हुए प्रिया किचन की ओर चल दी। जब वो वापस रूम में आई तो आद्या के खाने की प्लेट खाली देख के चौंक गई। वो तुरंत आद्या के पास जा बैठी और इधर उधर देखने लगी कि रूम में कोई बंदर या जानवर तो नहीं आ गया, लेकिन घर का मेन डोर और एंट्रेंस लॉक लगा हुआ था। प्रिया ने आद्या को अपनी गोदी में लिया और ऊपर बेडरूम में जाके उसको सुलाने लगी। आद्या को सुलाने के बाद प्रिया जो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि कल रात जो उसने सुना और जो महसूस किया वो उसका भ्रम नहीं था, और वो जीनों से होते हुए बंगले के दूसरे फ्लोर पर जा पहुंची। दूसरे फ्लोर पे पहुंचते हुए प्रिया को कुछ ठंड का एहसास हुआ और कहीं से धीरे धीरे किसी के लगातार फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। प्रिया बुरी तरह सहम गई, लेकिन अपने डर पे काबू करते हुए उसने मोबाइल की टॉर्च जला दी और अपने बेडरूम के ठीक ऊपर वाले रूम के दरवाजे को खोला। बहुत समय से कमरा बंद होने की वजह से प्रिया को दरवाज़ा खोलने में थोड़ा और जोर लगाना पड़ा और एक कर्कश आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा खुल गया। कमरे के अंदर जब प्रिया ने एंटर किया तो वहाँ का नज़ारा देख प्रिया चौंक गई। सारा कमरा बेहद साफ था, कहीं कोई धूल की परत तो क्या एक कण भी नहीं मौजूद था। कमरे के बीचों बीच एक किंग साइज बेड था और साथ ही में 2 पुराने ज़माने की बड़ी बड़ी लकड़ी की अलमारी थी। प्रिया धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ने लगी। वो जैसे ही बेड के पास पहुंची तो उसके पीछे रूम का दरवाज़ा एक जोर की आवाज़ से करता हुआ बंद हो गया और साथ ही सारा कमरा किसी औरत की डरावनी हंसी से गूंज गया। प्रिया तुरंत दरवाजे की तरफ भागी और जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी और उसी के साथ वो हंसी और भी बढ़ती जाती। प्रिया को लगा कि वो हंसी आज उसको निकल जाएगी। एकदम से किसी ने बाहर से दरवाज़ा खोला और प्रिया कमरे की दहलीज के बाहर गिर गई। भाभी उठिए, भाभी क्या हुआ आपको? आप यहाँ ऊपर क्या कर रही हैं? यह अमित था जो अपने दोस्त के घर से अभी आया था और घर में प्रिया को ना पाके उसको ढूंढते हुए ऊपर आ गया था। प्रिया आसपास की जगह को ध्यान से देखने लगी। कोई आवाज़ नहीं थी, वो डरावनी हंसी भी नहीं। वो खुद को संभालते हुए उठी और अमित से बोली, कुछ नहीं भैया, वो मैं ऐसे ही घर के सारे कमरे देख रही थी और पता नहीं कैसे इस कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया। अमित बोला,
भाभी, आप तो बेकार में डर जाती हो। चलो नीचे चलो, मैं चाय बनाता हूँ आज आपके लिए। प्रिया ने मुंह हाथ धोकर घर के मंदिर में जोत जला दी और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की कि इस घर में जो कुछ भी हो उससे हम सबकी रक्षा करिए। शाम हुई और समीर ऑफिस से घर आ गया। प्रिया का उतरा हुआ मुंह देख समीर ने जब वजह जाननी चाही तो प्रिया ने बात को टाल दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बात पर समीर नहीं भरोसा करेगा। डिनर करने के बाद सब सो गए और उस रात प्रिया को फिर से किसी के कदमों और पायल की आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन डर के मारे प्रिया आंख बंद कर बेड पे लेटी रही। तीसरे दिन जब प्रिया घर के काम करने में बिजी थी तो किसी ने घर की डोरबेल बजाई। प्रिया ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी ही उम्र की एक लेडी खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्रिया को देखते हुए वो लेडी बोली, नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम अर्पिता है। मैं और मेरे हस्बैंड आज ही ये आपके साथ वाले बंगले में शिफ्ट हुए हैं। वो एक्चुअली जैसे ही हम घर के अंदर गए तो एंट्रेंस का बल्ब अपने आप ही फूट गया, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। आपके पास किसी इलेक्ट्रिशियन का नंबर है तो दे दीजिए। ये बात सुन प्रिया थोड़ी घबरा गई। उसको याद आया कि ठीक ऐसा ही उसके साथ भी हुआ था जब वो पहली बार इस बंगले के अंदर आई थी। अपनी घबराहट को छिपाते हुए प्रिया बोली, सॉरी अर्पिता जी, हम भी 2 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, मेरे हस्बैंड यहाँ बैंक में जॉब करते हैं। मैं उनको बोल देती हूँ, वो किसी न किसी इलेक्ट्रिशियन को ले आएंगे। थैंक यू सो मच भाभी जी। वैसे आपका नाम क्या है? अर्पिता ने प्रिया से पूछा। जी मेरा नाम प्रिया है। आइए आप अंदर आइए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। अरे नहीं प्रिया जी, अभी बहुत सारे काम हैं। मैं और मेरे हस्बैंड शाम को आपसे मिलने आएंगे और तभी चाय भी पी लेंगे। ये कहते हुए अर्पिता अपने घर चली गई। बहुत देर से प्रिया वहीं घर की दहलीज पे बुत बनी अर्पिता को जाते हुए देखती रही। एकदम से उसको आद्या की हंसने की आवाज़ आई और प्रिया तुरंत आद्या के पास भागी। प्रिया जैसे ही अंदर पहुंची तो उसने देखा कि आद्या बेसमेंट की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास बैठी अंदर देख के बॉल बॉल बोले जा रही थी। क्या हुआ आद्या बेटा, आपकी बॉल अंदर बेसमेंट में गिर गई है? आद्या ने मासूमियत से सर हाँ में हिला के प्रिया को जवाब दिया। अच्छा मेरी बिटिया रानी, आप अंदर कार्टून देखो, मम्मा आपकी बॉल लेके आती है, ओके। ये कह के प्रिया ने आद्या को टीवी ऑन करके ड्राइंग रूम में बैठा नीचे बेसमेंट में चली गई। प्रिया ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया। नीचे बेसमेंट की लाइट का स्विच ऊपर से ही ऑन करके प्रिया धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जब प्रिया बेसमेंट की आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो उसको आद्या की हंसी सुनाई दी। हंसी सुनते ही प्रिया जो ही पीछे पलटी तो बेसमेंट के एंट्रेंस पे आद्या खड़ी उसी औरत की आवाज़ में हंस रही थी। प्रिया जोर से आद्या के नाम लेते हुए चीखी, आद्या हट जा वहां से बेटा। प्रिया ने जैसे ही अपना कदम सीढ़ियां चढ़ने के लिए उठाया तो बेसमेंट का दरवाज़ा प्रिया के सामने बंद हो गया और किसी ने उसको पैरों से पकड़ के बेसमेंट के अंदर खींच लिया। प्रिया के जोर के चीखने की आवाज़ आई और फिर से एक मनहूस सी खामोशी सारे घर में फैल गई। शाम को जब समीर घर आया तो प्रिया अपने रूम में बैठी मिली। समीर ने उससे पूछा, कैसा रहा तुम्हारा दिन? आज इस घर की कौन सी जगह एक्सप्लोर करी है तुमने? प्रिया ने एक ठंडे लहजे में जवाब दिया, बेसमेंट। अच्छा, इस बंगले में बेसमेंट भी है? मैंने तो आज तक बेसमेंट सिर्फ हॉरर मूवीज में ही देखा है। तुमको तो कोई भूत वूत नहीं मिल गया बेसमेंट में? समीर प्रिया से मजाक करते हुए बोला। प्रिया बोली, नहीं, आद्या की बॉल वो वहीं पे है, नहीं मिल रही। नहीं मिली? रुको, मैं जाके आद्या की बॉल निकाल के लाता हूं। ये बोल समीर सीधा बेसमेंट की तरफ चला गया। बेसमेंट का डोर ओपन करके समीर अंदर की लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन ऑफ करने लगा। जब लाइट नहीं जली तो समीर ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला के बेसमेंट के नीचे उतरने लगा। समीर कुछ 3-4 सीढ़ियां ही उतरा होगा कि उसको प्रिया की कर्कश आवाज़ सुनाई दी, समीर नीचे नहीं आइए, चली जाइए, चले जाइए यहाँ से। प्रिया, ये तुम हो? तुम यहाँ नीचे कैसे आई?
समीर अपने कदमों की रफ्तार तेज करते हुए नीचे उतरने लगा और अचानक से बेसमेंट का गेट खुला और उसकी आवाज़ सुन समीर वहीं रुक गया। पीछे पलट के समीर ने देखा कि बेसमेंट के डोर पे कोई और नहीं, प्रिया खड़ी है। प्रिया को देख के समीर चौंक पड़ा। प्रिया, तुम्हारी आवाज़ तो बेसमेंट से आई थी और तुम वहां ऊपर खड़ी हो, चल क्या रहा है यहाँ पे? प्रिया बोली, मैं यहीं हूं समीर, ऊपर आ जाओ, बेसमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आद्या की बॉल का क्या, वो ले आता हूं, समीर ने कहा। प्रिया ने अपने हाथ से समीर को बॉल दिखाते हुए कहा, बॉल मेरे पास है, तुम ऊपर आ जाओ समीर। ये देख समीर वापस ऊपर की ओर जाने लगा। समीर जैसे ही बेसमेंट से बाहर आया तो वैसे ही प्रिया ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। समीर ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या कर रही हो प्रिया, पागल हो गई हो क्या? प्रिया अजीब सी आवाज में बोलते हुए समीर को मारने की कोशिश करने लगी। प्रिया ने पास की टेबल पर रखे गुलदान को उठाया और समीर के सिर पे जोर से दे मारा। समीर के सिर से खून निकलने लगा और वो वहीं लड़खड़ाता हुआ अपने घुटनों पे गिर पड़ा। नीचे बेसमेंट से समीर को प्रिया की आवाज आई, समीर, आप आद्या को लेकर इस घर से भाग जाइए समीर, भाग जाइए। ये सुन समीर को समझते हुए देर न लगी कि इस घर में चल क्या रहा है। समीर ने अपनी पूरी ताकत से सामने खड़ी उस लाशनुमा प्रिया को पीछे धक्का दिया और ड्राइंग रूम से आद्या को अपनी गोदी में उठा के घर से बाहर भागा। बंगले के सामने जो 10 से 12 घर थे, उनमें से कुछ लोगों ने समीर को ऐसे भागते हुए देखा तो भागते हुए उसके पास आ गए। वहीं दूसरे बंगले में शिफ्ट हुई अर्पिता भी घर से बाहर आ गई। कुछ लोगों ने समीर को सहारा देते हुए रोड के किनारे बैठाया और अर्पिता ने आद्या को अपनी गोद में उठा लिया। लोगों के पूछने पे कि यह हालत समीर की कैसे हुई, समीर लड़खड़ाते हुए लफ्जों में बोला, मेरी बीवी वो वहां कोई है, मेरी बीवी बनकर उसने मुझ पे हमला किया, मेरी बीवी बेसमेंट में है, उसको बचा लो उसको। भीड़ में से एक बुजुर्ग बाद उस बुजुर्ग की बंगले के अंदर से एक जोरदार चीख निकली और कुछ पलों के बाद प्रिया सर से पैर तक खून से सनी घर के बाहर लड़खड़ाती हुई निकली। सब तुरंत प्रिया की तरफ भागे और उसको सहारा देके उन 10 में से एक घर में ले गए। समीर भी प्रिया और आद्या के साथ उसी घर के अंदर चला गया। कुछ 1 घंटे बाद जब समीर उस घर से बाहर निकला तो सामने का नज़ारा देख वो जहां था वहीं रुक गया। आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें उसके चेहरे को भिगोने लगी। सामने कुछ और नहीं, उसी बुजुर्ग की अस्त व्यस्त लाश रखी हुई थी। समीर को समझते देर नहीं लगी कि उसके परिवार को बचाने के लिए उन बुजुर्ग ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी। इस घटना के बाद समीर और बगल के बंगले में रहने वाले अर्पिता और राहुल ने वो बंगला खाली कर दिया, लेकिन आज 8 साल बाद भी वो बंगले अपने नए मालिकों की राह में वैसे ही खड़े हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। कहीं आपके घर में भी कोई रहता तो नहीं है ना?